हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंडियन ज्योग्राफी शुरू किया था। पिछली बार हमने क्या पढ़ा था? इंडियन ज्योग्राफी में हमने इंट्रोडक्शन देखा था अपने इंडिया का, उसका बेसिक लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में आते हैं वो सब हमने यहाँ पे देखे थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, आज उसी में ही हमने क्या देखा था? हमने सी लेवल में कितना इंडिया एक्सटेंडेड है, 12 नॉटिकल माइल्स, 24 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स, ये सारी चीजें हमने देखी थी। हमने इंडिया का ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल पार्ट देखा था कि इंडिया ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दो पार्ट में आता है अकॉर्डिंग टू दी फिजियोग्राफी, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत डाइवर्स वेजिटेशन देखा जाता है। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे हिमालयाज के बारे में। ठीक है, भारत का भू आकृतिक विभाजन हम देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले जिसमें हम देख रहे हैं, शुरू करते हैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में। इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है, उसके स्ट्रक्चर में, रिलीफ्स में, फिजिकल फीचर्स में। ठीक है, तो इंडिया के फिजिकल फीचर्स कुछ देख लेते हैं, जैसे कि इंडिया में कितने तरीके के फिजिकल फीचर्स हैं, कितने पार्ट में इंडिया फिजिकल डिवीजन में डिवाइडेड है। हिमालयन रेंजेस, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स, था इंडियन डेजर्ट जिसे हम थार डेजर्ट भी कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, एंड यहाँ पे हमारे आते हैं आइलैंड ग्रुप्स। तो इंडिया हमारे 7 काइंड के फिजियोग्राफिक डिवीजन में विभाजित है, जिसमें से माउंटेन्स ने 10.5% का पार्ट घेर रखा है, हिल्स ने 18.6%। अब देखिए माउंटेन और हिल्स में क्या डिफरेंस होता है। माउंटेन्स हमेशा हाई स्टीप या हाई पीक के होंगे और हिल्स हमेशा छोटी पीक की होंगी। प्लेट्यूज यानी कि पठार 27.7% है, और प्लेन्स यानी कि प्लेन एरिया, समतल भूमि, वो कितनी है? 43.2% है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में मैंने आपको बताई, किस तरीके से हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है इंडिया में कितने प्रतिशत में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो शुरू करते हैं हमारा सबसे पहले हिमालयन माउंटेन रेंजेस। हिमालयन माउंटेन रेंजेस में अगर देखा जाए तो आप फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एटलस खोल के बैठ सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक ऑथेंटिक एटलस आप खोल के बैठ जाइए। सबसे पहले हिमालयन माउंटेन रेंजेस में हमारा सबसे ऊपर से शुरू होता है हमारा ट्रांस हिमालयास, फिर आता है हमारा मेन हिमालयास। ठीक है, तो ट्रांस हिमालयास में 3 तरीके की रेंजेस पाई जाती हैं, जो कि हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज। अभी सब हम धीरे धीरे सब देखेंगे, पॉइंट फॉर्म्स में भी देखेंगे और मैप फॉर्म में भी देखेंगे, सब कुछ मैं समझाती हुई आपको चलूंगी। तो ये जो रीजन है हिमालयन माउंटेन रेंज, ये आर्क की फॉर्म में है, एक इस तरीके का रीजन है। ठीक है, जो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अगर देखा जाए तो 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 96 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक ये फैला हुआ है। ठीक है, 74 डिग्री ईस्ट से लेकर 96 डिग्री ईस्ट तक ये फैला हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इसका अबाउट 22 डिग्री है। देखिए, अभी हाल ही में हमने यूकेपीएससी के एग्जाम में देखा था कि कितने डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा मेन पॉइंट क्या रहेगा कि फैक्ट्स को ध्यान रखना है। जितने भी संभवतः फैक्ट्स थे इस पार्ट से मैं आपके लिए सारे वो लेकर आई हूँ, कुछ भी चीज यहाँ पे नहीं छूटी हुई है, एनसीईआरटी से भी इसमें फैक्ट्स लिए गए हैं। ठीक है, हिमालयंस का मेजर माउंटेन रेंजेस जो है वो इसी एरिया में पड़ती हैं, जैसे कि हिमालयस के मेजर माउंटेन रेंजेस जैसे कि लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, काराकोरम रेंज, माउंट एवरेस्ट इसी एरिया में आता है। गंगोत्री, यमुनोत्री, जो बेसिकली इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है वो हिमालयाज में ही पड़ती हैं। हिमालयस टर्शरी पीरियड में फॉर्म हुए थे, किसके द्वारा? फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ टेथिस सी। टेथिस सी की सेडिमेंट्स की फोल्डिंग के द्वारा हमारा हिमालयंस फॉर्म हुए थे। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ टेथिस सी के बारे में, अगर हमने यहाँ पे बोला है तो आपको पता है, आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी। हमारा जो ये लैंड मास था ये 2 पार्ट में डिवाइडेड था, ऊपर था लॉरेंशिया, नीचे था गोंडवाना। ठीक है, तो ये गोंडवाना लैंड मास में हमारा इंडिया आता है। इंडिया जो था वो इंडियन और यूरेशियन प्लेट का पार्ट था। इंडियन और यूरेशियन प्लेट ने मूव करना शुरू करा, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट था इंडिया। इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने मूव करना शुरू करा यूरेशियन प्लेट की तरफ। यूरेशियन प्लेट यानी कि ऊपर यूरोप वाला एरिया, रशिया वाला एरिया। ठीक है, तो जैसे जैसे इंडियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव करना शुरू करा, तो यहाँ पे बीच में था टेथिस सी। टेथिस सी नाम का एक सागर था, जिसमें अब देखिए सी में क्या होंगे? सेडिमेंट्स होंगे डिफरेंट काइंड्स के। तो ये टेथिस सी में जब एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ कन्वर्ज होगी, जब एक प्लेट दूसरी तरफ प्लेट की तरफ बढ़ेगी, तो बीच में जितने भी काइंड के सेडिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? अपफील होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे। तो यही माना जाता है
इसी तरीके से हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ टेथिस सी के सेडिमेंट्स की फोल्डिंग द्वारा। ठीक है, जब इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव करना शुरू करा तो बीच में जो टेथिस सागर था उसके सेडिमेंट्स का फोल्ड होना शुरू हो गया, उसके सेडिमेंट्स उठने शुरू हो गए ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ दीज टू प्लेट्स। कौन कौन सी? इंडियन ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन। आगे बढ़ते हैं। हिमालयन माउंटेन रेंजेस में वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं, जैसे कि आपको पता है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, K2 एक्सेट्रा। बहुत सारे ग्लेशियर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, जहां से बहुत सारी रिवर्स भी ओरिजिनेट होती हैं। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में देख लेते हैं, जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस की फॉर्मेशन के बारे में बताती है। ये हिमालयस की साइंटिफिकली प्रूवन एक साइंटिफिकली प्रूवन थ्योरी मानी जाती है, जो हिमालयन के फॉर्मेशन के बारे में हमें बताती है कि हिमालयन कैसे फॉर्म हुए ड्यू टू द कन्वर्जेंस, यानी कि दो प्लेट के टकराने से। कौन कौन सी प्लेट? एक तो थी इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक थी हमारी यूरेशियन प्लेट। इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव करना शुरू करा और बीच में टेथिस सी के फोल्ड होने की वजह से हमारे हिमालयन बने। और हिमालयंस जो है हमारे, वो यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, नवीन वलित पर्वत जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हिमालयस जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के कन्वर्जेंस यानी कि टकराव के कारण। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट मोस्ट साइड अगर हिमालयस की देखें तो ईस्ट और वेस्ट में कैसे हैं? ये नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में फैले हुए हैं। जैसे अगर हम देखें तो पाकिस्तान वाले पार्ट में और पूर्वांचल वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये कैसे फैले हुए हैं? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फैले हुए हैं। और मिडिल वाले कैसे फैले हुए हैं? इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब हिमालयन माउंटेन रेंजेस के हमने दो विभाजन कर रखे हैं, पहले ज्योग्राफिकल डिवीजन और रीजनल डिवीजन। ज्योग्राफिकल डिवीजन यानी कि ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ट्रांस हिमालयाज, मेन हिमालयाज और पूर्वांचल के कैटेगरी में हमने इन्हें बांटा हुआ है। और रीजनल यानी कि जिस रीजन में ये हिमालयाज पड़ते हैं उनके नाम के अकॉर्डिंग हमने इनका नाम दे दिया है, जैसे कि कश्मीर हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज और असम हिमालयाज। ठीक है, सबसे पहले ट्रांस हिमालयाज के बारे में देख लेते हैं। सबसे ऊपर पाई जाने वाली है, तीन तरीके की रेंज है। सबसे ऊपर पाई जाती है काराकोरम, फिर आती है लद्दाख, फिर आती है जास्कर। तो नदर्न मोस्ट पार्ट है ये हिमालय माउंटेन रेंज का। ट्रांस हिमालयाज रेंज शेडो जोन में पड़ता है। अब देखिए, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात तो आप इस पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करेंगे, इसी जगह हम पढ़ रहे हैं हिमालयाज के बारे में। तो जो पार्ट पेनिनसुलर इंडिया की तरफ है वो है उसका सदर्न पार्ट, और जो पार्ट ऊपर कश्मीर की तरफ है वो है उसका नदर्न पार्ट। तो जो ये ट्रांस हिमालयाज है नदर्न पार्ट में लोकेटेड है। फिर नीचे आते हैं हमारे मेन हिमालयाज। मेन हिमालयाज में के तीन पार्ट है, ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और शिवालिक्स। तो जब यहाँ से हमारा साउथ वेस्ट मानसून उठ के जाता है तो यहाँ पे मेन हिमालयाज है। अच्छे से बता देती हूँ रब करके सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे है हमारे ट्रांस हिमालयाज। ठीक है, ये चीज क्लियर है। हम यहाँ से नीचे से देख रहे हैं, तो जब साउथ वेस्ट मानसून हमारा जाता है तो यहाँ पे मेन हिमालयाज में ही सारी की सारी बारिश हो जाती है। और ये ट्रांस हिमालयाज जो है मेन हिमालयाज के पीछे पड़ते हैं। तो जिधर की साइड हिमालयाज में बारिश होती है उसे हम कहते हैं रेन एरिया, जिसे विंडवर्ड साइड भी कहेंगे। और जो एरिया इस रेन एरिया के पीछे पड़ेंगे तो उसे हम कहते हैं रेन शेडो एरिया, जिसे हम लीवर्ड साइड भी कहते हैं। ठीक है, तो यही हुआ, ट्रांस हिमालयाज मेन हिमालयाज के पीछे हैं तो इसलिए वो रेन शेडो जोन में पड़े। और जहां इसकी वजह से वहां पर जो बारिश है वो बहुत ज्यादा कम है और वहां पे एरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती हैं। वहां पर सूखी प्राकृतिक जो कंडीशंस है वो पाई जाती हैं। ठीक है, वहां पे बारिश नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मेन हिमालयाज की वजह से वो रेन शेडो एरिया में आ गए। बिकॉज सारी की सारी जो यहाँ से हमारा मानसून उठता है, सारी की सारी वर्षा मेन हिमालय वाले एरिया में ही हो जाती है। इस एरिया में जब एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन, तो वेजिटेशन भी नहीं होगी। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन अगर देखें हिमालयाज का तो अराउंड 1000 किलोमीटर्स है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1000 किलोमीटर्स है, बट मेजर पार्ट इसका तिब्बत वाले एरिया में पड़ता है। अगर इसकी चौड़ाई देखें तो 25 किलोमीटर्स की है। मेन ट्रांस हिमालयाज की हाइट अराउंड 4000 मीटर्स है, एवरेज हाइट अगर देखी जाए तो। और यहाँ पे बहुत सारी मेजर रेंजेस इंक्लूडेड है ट्रांस हिमालयाज में। आगे हम देखेंगे कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। सबसे ऊपर पड़ती है काराकोरम रेंज, फिर पड़ती है लद्दाख रेंज, फिर पड़ती है जास्कर रेंज। ठीक है, ट्रांस हिमालयाज एक्सटेंड होते हैं लद्दाख और तिब्बत में, यानी कि इनका सारा का सारा पार्ट लद्दाख और तिब्बत में ही आ जाता है। मेजरली तिब्बत में है, इसलिए इन्हें तिब्बत हिमालयाज भी कहते हैं। अगर एग्जाम में तिब्बत हिमालयाज आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो ट्रांस हिमालयाज की ही बात हुई है, क्योंकि इनका मेजर पार्ट तिब्बत वाले एरिया में पड़ता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, जास्कर रेंज है। ज्यादा का ज्यादा पार्ट इसका तिब्बत वाले पार्ट में आता है, इसलिए इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। और उसके नीचे फिर माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, इन सब के बारे में लिखा हुआ है।
काराकोरम रेंज के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। ये ट्रांस हिमालय की रेंज है, नदन मोस्ट है, सबसे ऊपर पाई जाती है, ये हाईएस्ट रेंज है। यहाँ की हाईएस्ट पीक क्या है, K2। ये इंडिया की भी हाईएस्ट पीक है और वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। इंडिया की हाईएस्ट, अब आप बोलेंगे कि ये तो PO के रीजन में पड़ती है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रीजन में पड़ती है। देखिए, भले से पाकिस्तान ने उसे अपना एरिया बना रखा है, पर इंडिया पूरे कश्मीर को ही अपना ऑटोनोमस रीजन मानता है, तो इसलिए K2 भी इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक माना जाता है, जो कंप्लीटली इंडिया में लाई करता है, विद हाइट 8611 मीटर्स, 8611 मीटर की हाइट के साथ K2 जो है वो हाईएस्ट पीक है इस रेंज की, और ऑल ओवर द इंडिया की भी, और वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। वर्ल्ड की फर्स्ट हाईएस्ट कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में पड़ती है। इस रीजन में एल्पाइन ग्लेशियर्स, यानी कि बहुत हाइट पे पाए जाने वाले ग्लेशियर्स मिलते हैं, जैसे कि सियाचिन, हिस्पर, बटूरा, बल्तारो और बाफू। यहाँ पे सियाचिन में नुब्रा वैली ओरिजिनेट होती है। सियाचिन ग्लेशियर बहुत फेमस है, तो इसलिए नुब्रा रिवर भी याद रखेंगे। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है। नुब्रा वैली एक काइंड की ट्राई आर्म्ड वैली है। यहाँ से इस तरीके से यहाँ बीच में पाई जाती है हमारी क्या, नुब्रा और श्योक रिवर के बीच में पाई जाती है नुब्रा वैली। ये ट्रायंगुलर शेप की एक वैली है, ऊपर नुब्रा रिवर है, नीचे श्योक रिवर है। सियाचिन ग्लेशियर भी इस नुब्रा वैली में ही पाया जाता है। नुब्रा वैली का पुराना नाम दुमरा था, जिसका मतलब होता है वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों की घाटी। वो वाली फूलों की घाटी की बात मैं नहीं कर रही हूँ जो उत्तराखंड में पाई जाती है, मैं उस फूलों की घाटी की बात कर रही हूँ जो नुब्रा वैली का पुराना नाम था। क्या था, दुमरा वैली, ठीक है। तो याद रखेंगे, कभी भी अगर एग्जाम में दुमरा वैली आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो नुब्रा वैली की बात की गई है। नुब्रा वैली नुब्रा रिवर और श्योक रिवर के बीच में पाई जाती है। नुब्रा रिवर ओरिजिनेट होती है सियाचिन ग्लेशियर से, और सियाचिन ग्लेशियर भी नुब्रा वैली का ही पार्ट है। और ये पूरा पूरा पार्ट किसका है, काराकोरम रेंज का, जो कि ट्रांस हिमालयाज की सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया पूरा ट्रांस हिमालय रेन शेडो एरिया में आता है, मतलब वहां पे बारिश नहीं होती है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशंस पाई जाएंगी, एरिड कंडीशंस पाई जाएंगी, यानी कि सूखी कंडीशंस पाई जाएंगी। यहाँ पे एरिड कंडीशन की वजह से, अब देखिए हाइट पर है तो कोल्ड होना तो लाजमी है, और एरिड कंडीशन है तो क्या होगा, कोल्ड डेजर्ट लाइक कंडीशन होंगी। यहाँ पे टू हम कैमल पाया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे कौन सा, टू हम्प कैमल। काराकोरम पास है इस रीजन में लोकेटेड, जो इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है, ठीक है। आपको पता होगा माउंटेन पासेस एक इस तरीके के पासेस होते हैं जो दो माउंटेन रेंजेस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो काराकोरम पास जो है वो इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। फिर इसके बाद आती है इसके सेकंड नंबर की रेंज, जैसे कि ये हो गई काराकोरम, तो फिर आती है हमारी लद्दाख। लद्दाख रेंज जो है वो काराकोरम और जास्कर रेंज के बीच में है, ठीक है। ये लद्दाख रेंज है, ऊपर काराकोरम, नीचे जास्कर। यहाँ पर इस रेंज को तिब्बत में कैलाश माउंटेन के नाम से जाना जाता है। मानसरोवर लेक जो है वो कैलाश माउंटेन के साउथ में लोकेटेड है, यानी कैलाश माउंटेन यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है, मानसरोवर लेक। हाईएस्ट पीक क्या है, लद्दाख रेंज की राकापोशी, जिसकी हाइट है 7788 मीटर्स, ठीक है। और हाईएस्ट पीक काराकोरम रेंज की क्या थी, K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है और वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। यहाँ पर कौन सा पास पाया जाता है, पास यानी कि एक पैसेज जो कि दो माउंटेन रेंजेस को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर पाया जाता है खारदुंगला, ठीक है। ये कनेक्ट करता है नुब्रा और श्योक वैली को इंडस वैली से, नुब्रा श्योक वैली को इंडस वैली से कनेक्ट करता है। कौन सा पास, खारदुंगला पास, याद रखेंगे। यहाँ पर लद्दाख प्लेट्यू पाया जाता है। देखिए, दो माउंटेन के बीच में हमेशा प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है। तो ऊपर तो काराकोरम रेंज है, नीचे लद्दाख रेंज है, तो बीच में कौन सा प्लेट्यू पाया जाएगा, लद्दाख प्लेट्यू पाया जाएगा, ठीक है। प्लेट्यूज का फॉर्मेशन हमेशा बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस ही होता है। लद्दाख प्लेट्यू कौन कौन सी रेंजेस के बीच में पाया जाता है, काराकोरम और लद्दाख रेंज। इंडिया की हाईएस्ट प्लेट्यू है लद्दाख प्लेट्यू, जिसकी हाइट कितनी है, 4800 मीटर्स है। इस प्लेट्यू रीजन में कोल्ड डेजर्ट लाइक कंडीशंस पाई जाती हैं, बिकॉज बहुत हाइट पे है और बारिश नहीं है तो डेजर्ट है। फिर उसके बाद लास्ट रेंज आती है, यानी कि सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज। नदर्न मोस्ट क्या थी, बार बार रिवाइज करवा रही हूँ मैं लगातार, काराकोरम। फिर बीच में आती है लद्दाख, फिर सबसे लास्ट में कौन सी आती है, जास्कर रेंज। इसकी हाईएस्ट पीक है कामेट, जिसकी हाइट है 7756 मीटर। देखिए, काराकोरम की हाईएस्ट पीक क्या है, K2। लद्दाख की हाईएस्ट पीक क्या है, राकापोशी। और जास्कर की हाईएस्ट पीक क्या है, कामेट, याद रखेंगे, ओके। ये रेंज सुरु और करनाली रिवर की बीच में पाई जाती है, यानी कि सुरु और करनाली रिवर के बीच में ये रेंज पाई जाती है। यहाँ पर इंडस रिवर वैली पाई जाती है लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में, यानी कि लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच में कौन सी रिवर वैली है, इंडस रिवर वैली है, सिंधु घाटी, ठीक है।
यहाँ पे फोटूला पास है। काराकोरम रेंज में कौन सा पास था? काराकोरम पास था। लद्दाख रेंज में खारदुंगला पास था और जास्कर रेंज में है फोटूला पास। फोटूला पास है इस रीजन में जो श्रीनगर और लेह रूट पे पड़ता है। देखिए इस तरीके से याद रख सकते हैं कि श्रीनगर से ले जाते हुए आपने बहुत सारे फोटोज खींचे तो फोटूला पास। तो ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन, कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमारा ट्रांस हिमालयाज के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने बता दिए। अब शुरू करते हैं हमारे मेन हिमालयाज यानी कि मुख्य हिमालयाज। मुख्य हिमालयाज को शुरू करने से पहले इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मुख्य हिमालयाज 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर आता है हमारा ग्रेट हिमालयाज यानी कि महा हिमालय, फिर आता है हमारा मिडिल हिमालय जिसे हम लेसर हिमालय भी कहते हैं, फिर आता है हमारा शिवालिक्स जिसे हम आउटर हिमालयाज भी कहते हैं। ग्रेट हिमालयाज जो है वो एक कंटिन्यूअस रेंज ऑफ हिमालयाज है। मिडिल हिमालयाज इन बिटवीन ब्रेकिंग है और शिवालिक्स तो कंप्लीटली डाइसेक्टेड रेंज है यानी कि बीच बीच में से बहुत ज्यादा टूटी हुई है, कंटिन्यूअस रेंज नहीं है। मिडिल हिमालयाज भी कंटिन्यूअस रेंज नहीं है और सिर्फ कंटिन्यूअस रेंज क्या है? ग्रेट हिमालयाज कंटिन्यूअस रेंज है यानी कि लगातार चलने वाली एक रेंज है हिमालय की जिसमें बीच में कोई भी टूट नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं। ये पार्ट हिमालय का इंडस और ब्रह्मपुत्र वैली यानी कि इधर साइड इंडस, इधर साइड ब्रह्मपुत्र, बीच में पड़ता है हमारे तीनों रेंज यानी कि मेन हिमालयाज। ये इंडस और ब्रह्मपुत्र वैली के बीच में पड़ने वाली रेंज है जिसके डिस्टेंस है 2400 किलोमीटर यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस में ये फैला हुआ है? 2400 किलोमीटर्स। इसकी ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड एक सिंटेक्शियल बैंड है यानी कि सिंटेक्शियल बैंड यानी कि इस तरीके से कर्व है। आपको पता ही है अरुणाचल प्रदेश के साइड पे तो ब्रह्मपुत्र जब इंडिया में एंटर करती है तो सिंटेक्शियल बैंड यानी कि इस तरीके का बैंड है उससे एंटर करती है और इधर भी इस तरीके का सिंटेक्शियल बैंड है। मिडिल मेन हिमालय यानी कि मुख्य हिमालय, अभी मैंने आपको ग्रेटर, मिडिल और लोअर के बारे में नहीं बता रही हूँ, अभी मैं हम कंप्लीट ले रहे हैं मेन हिमालय। मेन हिमालय की जो विड्थ है वो 400 किलोमीटर है वेस्ट में और 150 किलोमीटर है ईस्ट में यानी कि वेस्ट में ज्यादा ब्रॉड है और ईस्ट में थोड़े से जो ब्रॉडनेस है वो कम हो गई है। ठीक है, जो इसका नदर्न स्लोप है वो कॉनकेव स्लोप है और इस जेंटल स्लोप है यानी कि इस तरीके से है। नदर्न स्लोप कॉनकेव है और जेंटल है और जो कि सदर्न स्लोप जो है वो स्टीप है और कॉन्वेक्स है। ठीक है, जेंटल स्लोप है। अब देखिए नदर्न और सदर्न में कैसे देखूं? अब नदर्न सदर्न वैसा ही देखना है जैसे कि हमारी डायरेक्शंस है, ये नदर्न साइड है सदर्न साइड। तो जो नदर्न, अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की तरफ से यानी कि इंडिया के इस वाले पार्ट से अगर हम देखते हैं तो हमें हिमालय की कौन सी स्लोप देखने मिलेगी? सदर्न स्लोप। ठीक है, सदर्न स्लोप देखने के लिए मिलेगी और उसके ऊपर की साइड क्या है? नदर्न स्लोप। तो हमें जो देखने के लिए मिलती है, अगर हम पेनिनसुलर पार्ट से देख रहे हैं इंडिया के, अगर हम नीचे वाले पार्ट से देख रहे हैं तो वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द सदर्न स्लोप। और नदर्न स्लोप कहाँ पर है? नदर्न साइड में है। तो जैसे कि सदर्न नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है ना, वो ही वैसे ही स्लोप है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जो सदर्न स्लोप है यानी कि जो दक्षिणी ढलान है वो कॉन्वेक्स शेप है और स्टीप है यानी कि तीखी है, तीव्र है। बहुत सारे ग्लेशियर्स इसके नदर्न स्लोप में पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ वाटर। अब देखिए कोई चीज जेंटल होगी तो वहां पे वाटर डिपोजिशन क्या होगा? अच्छे से हो पाएगा। अब स्टीप होगी तो एकदम से पानी नीचे फिसल जाएगा। ग्लेशियर्स कैसे बनते हैं? ग्लेशियर्स बारिश की वजह से बनते हैं, जहां पे एक रेंज के बाद जब बारिश होती है हाइट पे तो वो स्नोफॉल के तरीके से होती है। ठीक है, तो अब स्नोफॉल का डिपोजिशन जो होगा वो हमारे जेंटल स्लोप पे ज्यादा हो पाएगा रादर देन स्टीप स्लोप पे। इसीलिए जो ग्लेशियर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो नदर्न स्लोप में पाए जाते हैं। ठीक है, स्नो लाइन यानी कि हिम रेखा, जहां पर मतलब जिस लाइन के बाद हमें बर्फ मिलनी शुरू हो जाती है वो 5500 मीटर की रेंज पर मिल जाती है हमें बर्फ वेस्टर्न साइड में। देखिए ये है हमारे मेन हिमालयाज, ये है इसका वेस्टर्न साइड, ये है इसका ईस्टर्न साइड। तो वेस्टर्न साइड में जो हमें बर्फ देखने के लिए मिल जाती है वो 5500 की रेंज यानी कि काफी हाइट पे मिलती है रादर देन जो हमें ईस्ट साइड में बर्फ देखने मिल जाती है वो यूजुअली 4500 मीटर की रेंज पे देखने मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ईस्ट साइड में, ईस्टर्न साइड में, हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में बारिश बहुत ज्यादा होती है। मानसी नाम, चेरापूंजी का नाम आपने सुना होगा, गैरो खासी जयंतिया हिल्स का नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, साउथ वेस्ट जो बे ऑफ बंगाल की मानसून रेंज है ना, हमारी दो तरीके की मानसून रेंज होती है साउथ वेस्ट मानसून की, एक कौन सी होती है? अरेबियन सी, और एक होती है बे ऑफ बंगाल। तो जो बे ऑफ बंगाल की मानसून रेंज, मानसून
ब्रांच जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में काफी अच्छी बारिश करती है। तो इसलिए अब एक हाइट पे जाने के बाद बारिश किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्नो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो हमें स्नोफॉल देखने मिलती है या फिर जो हमें बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां देखने के लिए मिलती हैं, माउंटेन्स देखने के लिए मिलते हैं, वो कम हाइट पे ही मिल जाते हैं ईस्ट साइड में। अगर यही बात करी जाए वेस्ट साइड की, तो वेस्ट साइड में थोड़ी हाइट ज्यादा होती है, यानी कि 5500 मीटर्स की, यानी कि 5 किलोमीटर की हाइट के बाद हमें स्नो लाइन देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो हमें स्नो लाइन कम कहाँ है, ईस्ट साइड में है, और ज्यादा हाइट पे कहाँ है, वेस्ट साइड में है। समझ में आ गया, बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल इन द ईस्टर्न साइड। ठीक है, जो वेस्टर्न हिमालयाज की हाइट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, यानी कि धीरे 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 इंक्रीज होगी, और ईस्टर्न हिमालयाज की हाइट जो होगी वो इंक्रीजेस सडनली, यानी कि जो हाइट है उसका कोई ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीमेंट नहीं है, कहीं वो इतनी ऊंची है कहीं वो इतनी ऊंची है, मतलब जो उसका इंक्रीमेंट है वो एकदम सडन है। कहीं वो बहुत छोटे पाए जाते हैं, फिर एकदम से हाई हिल मिल गई, फिर और हाईएस्ट माउंटेन मिल गया, इस तरीके से। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा मेन हिमालयाज के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब मेन हिमालयाज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो सबसे बाहर पाए जाते हैं, यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट है, वो है हमारे ग्रेट हिमालयाज, जिन्हें हम बाह्य हिमालय या फिर महा हिमालय भी कहते हैं। फिर बीच में पड़ते हैं हमारे हिमाचल रेंजेस, जिसे हम मिडिल हिमालयाज भी कहते हैं। लास्ट में है हमारा शिवालिक्स, जिसे हम आउटर हिमालयाज भी कहते हैं, लोअर नहीं कहेंगे, इसे हम आउटर कहेंगे, जिसे हम आउटर हिमालयाज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा शिवालिक्स। मिडिल ग्रेट हिमालयाज जो है वो एक कंटिन्यूअस रेंज ऑफ हिमालयाज है, यानी कंटिन्यूअस रेंज ऑफ माउंटेन्स है। मिडिल हिमालयाज जो है वो इन बिटवीन समवॉट ब्रेकिंग है, और आउटर हिमालयाज और जिसे हम शिवालिक कहते हैं वो तो बहुत ज्यादा डाइसेक्टेड है, यानी कि बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं बीच बीच में से। ग्रेटर हिमालयाज के बारे में देख लेते हैं, मैंने डायग्राम आपको बना रखा है। ये हिमालय है, इनकी विड्थ जो है एवरेज विड्थ 2500 किलोमीटर है। वेस्ट साइड में देखेंगे विड्थ ज्यादा है, ईस्ट साइड में विड्थ क्या हो गई, ग्रेजुअली डिक्रीज हो गई। इनकी जो डिस्टेंस है वो 2400 किलोमीटर की डिस्टेंस है। एवरेज हाइट 6100 किलोमीटर है। ठीक है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा वरवा तक ये फैले हुए हैं। इसमें हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट क्या है 8848.86 मीटर्स, और माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की भी हाईएस्ट पीक है। तो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक हमारी ग्रेट हिमालयाज में पड़ती है। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे एवरेज हाइट जो है 6100 किलोमीटर है। अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि जो वेस्टर्न साइड पे हमें स्नो लाइन मिलती है वो 5500 मीटर की हाइट पे मिल जाती है, और ईस्टर्न साइड पे जो हमें स्नो लाइन मिलती है वो 4500 की मीटर की हाइट पे ही मिल जाती है। तो देखिए 6100 तो 4500 और 5500 से दोनों से ही ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तो एवरेज हाइट ही इतनी ज्यादा है कि वो स्नो लाइन से ऊपर है। तो यहाँ के जो हिमालयाज होंगे, यहाँ के जो माउंटेन पीक्स होंगी, वो कंप्लीटली कवर्ड बाय स्नो होंगी थ्रू आउट द ईयर। इसलिए इनका दूसरा नाम क्या है, हिमाद्री। इसलिए इनका दूसरा नाम हिमाद्री है। हिमाद्री का मतलब होता है जो हमेशा हिम से ढके रहे, यानी कि जो हमेशा बर्फ से ढके रहे, उन्हें हम हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, इसलिए ही ये कंप्लीटली कवर्ड बाय स्नोफॉल रहते हैं, बिकॉज इनकी एवरेज हाइट ही स्नो लाइन से ऊपर है, यानी कि 6100 मीटर्स। और अगर हम मैक्सिमम स्नो लाइन देखें तो 5500 मीटर की ऊपर ऊंचाई पर हमें बर्फ मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कंप्लीटली थ्रू आउट द ईयर बर्फ से क्यों ढके रहते हैं। ठीक है, ग्रेट हिमालयाज जो है नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक फैले हुए हैं। इनकी एवरेज हाइट 6100 मीटर्स है, एवरेज विड्थ 25 किलोमीटर्स है। वर्ल्ड हाईएस्ट रेंज इसमें मिलती है, जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं। ये रीजन कंप्लीटली स्नो से कवर रहता है थ्रू आउट द ईयर, इसलिए इसे हिमाद्री कहा जाता है। जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया वही यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है। इस रीजन में वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक पड़ती है, जिसे माउंट एवरेस्ट कहा गया है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट का नाम सागरमत्था है, और तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमुलुग्मा कहते हैं, चोमुलुग्मा कहते हैं। देखिए, नेपाल में ना माउंट एवरेस्ट का नदर्न स्लोप पड़ता है, और तिब्बत में माउंट एवरेस्ट का सदर्न स्लोप पड़ता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि नदर्न स्लोप जो होता है वो जेंटल होता है, और सदर्न स्लोप क्या होता है, स्टीप होता है। तो नेपाल की तरफ से माउंट एवरेस्ट को चढ़ना ज्यादा आसान होता है, बिकॉज स्लोप क्या है, जेंटल है, रादर देन फ्रॉम तिब्बत साइड। ठीक है, नेपाल की तरफ से जो दिखता है उसे हम सागरमत्था कह रहे हैं, और तिब्बत की साइड से जो दिखता है उसे हम चोमुलुग्मा कह रहे हैं। ठीक है, ये चीज भी आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं ग्रेट हिमालयाज में, गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपंथ, पिंडर, मिलम, ये सारे उत्तराखंड में पड़ते हैं। यहाँ से बहुत सारी रिवर्स निकलती है, गंगोत्री से भागीरथी, यमुनोत्री से यमुना, सतोपंथ से अलकनंदा, पिंडर से पिंडर गंगा, मिलम से काली रिवर। तो बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं इन हिमालय रेंजेस से भी। तो ये हिमालय रेंजेस जो है, मतलब जो ग्रेट हिमालय रेंज है
वो बहुत सारी रिवर का सोर्स भी है। ये कंटिन्यूस रेंज है, मैंने अभी आपको बताया लगातार चलने वाली माउंटेन रेंज है। इसमें क्रॉस करने के लिए बीच बीच में पासेस बनाए जाते हैं, कोई भी नेचुरल पास प्रेजेंट नहीं है, हम पास खुद से मतलब आर्टिफिशियल पास बनाए जाते हैं माउंट जो जगह जगह ट्रैवल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा ग्रेट हिमालयाज के बारे में। अब देखते हैं मिडिल हिमालय, जिसे हम मध्य हिमालय भी कह रहे हैं। इनकी एवरेज हाइट 3700 से 4500 मीटर रहती है, यानी कि यहाँ पे स्नोफॉल देखने को नहीं मिलेगी, ये स्नो लाइन देखने नहीं मिलेगी। इनकी जो वेस्टर्न साइड पे जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न साइड। इनका विड्थ जो है वेस्ट साइड पे ज्यादा विड्थ है और ईस्ट साइड पे कम विड्थ है। इन्हें बहुत सारे रीजन्स में डिवाइड करा गया है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान। ठीक है, इन रीजन्स में मिडिल हिमालयस डिवाइडेड हैं। जिस रीजन में ये पड़ते हैं उसी तरीके से इनका नाम भी है, मतलब मिडिल हिमालयस के बहुत सारे नेम आपको देखने मिलेंगे, जगह जगह ये नए नए नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, समर्स में क्या होता है मिडिल हिमालयस में, समर्स में जो थोड़ी बहुत स्नो पड़ती भी है ना, तो समर्स में वो स्नो पिघल जाती है और वहां पे ग्रास अच्छे से उग जाती है। तो समर्स में टेम्परेट ग्रासलैंड्स बन जाते हैं। देखिए टेम्परेट ग्रासलैंड क्यों कहा, बिकॉज ये टेम्परेट एरिया में आते हैं, अबव 30 डिग्री लैटिट्यूड। तो टेम्परेट एरिया में आते हैं तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से और उत्तराखंड में बुग्याल और पयाला के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में आपने फेमसली सुना होगा दयारा बुग्याल और बेदनी बुग्याल और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुग्याल है, फेमस मैं आपको बता रही हूँ। तो ये पास्चर लैंड होते हैं, चरवाहों को चराने के लिए, अपने जो मवेशी हैं उनको चराने के लिए इनमें जाया जाता है, इनको यूज किया जाता है समर्स में। विंटर्स में क्या होते हैं, ये मवेशी, ये जो चरवाहे होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, वो वैली रीजन में आ जाते हैं। और समर्स में क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफर कर जाते हैं, ग्रासलैंड्स में ट्रांसफर कर जाते हैं, क्योंकि उनका जो मेन ऑक्यूपेशन क्या है वो एनिमल हस्बेंड्री है। तो उनके ऑक्यूपेशन के लिए टेम्परेट ग्रासलैंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, मिडिल हिमालयाज में। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में आगे देख लेते हैं। मैंने कहा ना जिस जिस रेंज में जैसे जैसे ये पढ़ेंगे वैसे ही इनका नाम है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है मिडिल हिमालयाज को, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर रेंज, उत्तराखंड में मसूरी और नागटिब्बा रेंज, सिक्किम में डोकिया रेंज, नेपाल में महाभारत और भूटान में ब्लैक माउंटेन रेंज के नाम से इसे जाना जाता है। तो मतलब मिडिल हिमालयाज के वेरियस नेम्स हैं अकॉर्डिंग टू द रीजन इन विच दे लाई, जिस रीजन में वो पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग उनके नेम्स हैं, ये आपको याद रखने हैं नेम्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ डायग्राम के बेसिस पे। देखिए ग्रेट हिमालयाज है कंटिन्यूस रेंज, फिर आता है मिडिल हिमालयाज। तो ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल बहुत सही से समझेंगे इसे, बिल्कुल दिमाग खोल के। ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल रेंज के बीच में है हमारा कश्मीर वैली। ग्रेट हिमालयाज और धौलाधर रेंज के बीच में है हमारा कुल्लू वैली। ग्रेट हिमालयाज और मसूरी रेंज के बीच में है हमारा कांगड़ा वैली। ग्रेट हिमालयाज और महाभारत रेंज जो कि नेपाल में पड़ती है, इसके बीच में है हमारा काठमांडू जो नेपाल की कैपिटल भी है। ग्रेट हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज के बीच में ये वैली, ये घाटियां बन जाती हैं। ठीक है, ड्यू टू द इरोजन बाय द रिवर्स, रिवर वाटर की वजह से या फिर आइस की इरोजन की वजह से घाटियां स्ट्रक्चरल वैलीज बन जाती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जिस जिस जगहों पर ये पड़ती है उस जगह से उनका नाम है। तो पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयाज के बीच में, यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच में है हमारा कश्मीर वैली। ग्रेट हिमालयाज और धौलाधर रेंज के बीच में है हमारा कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयाज और मसूरी रेंज के बीच में है हमारा कांगड़ा वैली। ग्रेट हिमालयाज और महाभारत रेंज के बीच में है हमारा काठमांडू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि समर्स में ये जो होते हैं, यहाँ पे जो स्नोफॉल जितनी भी हुई है वो क्या हो जाती है, स्नोफॉल पिघल जाती है, तो फिर वहां पे क्या होता है, ग्रास उग जाती है बहुत सारी। ठीक है, वहां पे ग्रास उग जाती है। वो ग्रास किस लिए जरूरी है, वो ग्रास जरूरी है फॉर दी ग्रेजिंग। ग्रासलैंड बन जाते हैं जो ग्रेजिंग के लिए यूज होते हैं। गुज्जर्स और बकरवाल्स जो कम्युनिटी होती है वो इसको यूज करती है इन ग्रासलैंड्स को। सीजनल माइग्रेशन कहा गया है इस प्रक्रिया को, क्यों, क्योंकि सीजन में, विंटर सीजन में ये क्या होते हैं, ये ट्रेवल कर जाते हैं वैली वाले रीजन में। ठीक है, और समर सीजन में ये आ जाते हैं हमारे ग्रासलैंड वाले रीजन में। तो इसे सीजनल वेरिएशन कहा गया, यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग माइग्रेशन करने को हम सीजनल माइग्रेशन कहते हैं, जिसे ट्रांस ह्यूमन्स नाम से भी जाना जाता है। ये एक कंडीशन का क्या है, ये माइग्रेशन है जो कि इन कम्युनिटीज, गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी द्वारा किया जाता है इन डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं, देखिए
अब एक और इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट बताना चाहती हूँ, करेवा कंसेप्ट। करेवा क्या होता है? जो ग्रेट हिमालयाज है, ग्रेट हिमालयाज से जो ग्लेशियल सेडिमेंट्स है, यानी कि जो बर्फ के सेडिमेंट्स हैं, जो रिवर सेडिमेंट्स हैं, जो लेकिस्ट्रीन सेडिमेंट्स हैं, वो यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं घाटी में। अब यहाँ पर क्या होता है, ये टेम्पररी लेक टाइप एक स्ट्रक्चर बन जाता है, बिकॉज जो भी यहाँ पे आएगा वो इकट्ठा होता रहेगा, पानी, बारिश का पानी, रिवर्स का पानी, ग्लेशियर्स का वाटर, तो वो यहाँ पे आके इकट्ठा होता रहेगा। तो ये एक टेम्पररी लेक बन जाएगी जिसे करेवा कहा गया है। अब ये करेवा जो है ये बहुत फर्टाइल होती है, यहाँ पे फर्टाइल सेडिमेंट्स होते हैं, बहुत फर्टाइल होती है, जो कि बेसिकली फॉर्मेशन होता है कश्मीर वैली में। कश्मीर वैली में ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल रेंज के बीच में करेवा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कश्मीर वैली में ये किस लिए यूज होता है? सैफरन कल्टीवेशन, यानी कि केसर की खेती के लिए यूज होता है, जो कि केसर की कौन सी वैरायटी उगती है? जाफरान स्पीशीज ऑफ केसर, ये उगाई जाती है किसमें? करेवाज में, कश्मीर वैली में। ठीक है, किस किस टाइप के सेडिमेंट डिपोजिशन होता है? ग्लेशियर सेडिमेंट्स, रिवरन यानी कि रिवर से लाने वाले सेडिमेंट्स, और लेकिस्ट्रीन सेडिमेंट्स। ठीक है, मिडिल हिमालयस के बारे में देख रहे थे। सेकंड इंपॉर्टेंट रेंज है मेन हिमालयास की। इसकी हाइट जो है 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक होती है। विड्थ इसकी 50 से 80 किलोमीटर है। पीर पंजाल इसकी सबसे लंबी रेंज है। ठीक है, ग्रेट हिमालयास और मिडिल हिमालयास के बीच में बहुत सारी घाटियों का निर्माण होता है, वैली फॉर्मेशन होता है। इन समर्स में क्या होता है? टेम्परेट ग्रासलैंड्स डेवलप हो जाते हैं यहाँ पर, जिन्हें लोकल कम्युनिटीज यूज करती हैं ग्रेजिंग के लिए ऑफ देयर एनिमल्स। जो कौन कौन सी कम्युनिटीज के इंपॉर्टेंट नेम है? गुज्जर और बकरवाल है जम्मू कश्मीर में, भोटियाज है उत्तराखंड में। ठीक है, हायर हिमालयस में रहने वाली कम्युनिटीज जो इसको यूज करती हैं। लैपचा कह रहे हैं हम सिक्किम में, लैपचा कम्युनिटी इन सिक्किम। ये लोकल कम्युनिटीज और ट्राइब्स सीजनल माइग्रेशन प्रैक्टिस करती हैं, जो भी अभी मैंने आपको बताया, सीजन के अकॉर्डिंग माइग्रेट करती हैं विद देयर एनिमल्स, जिसे हम ट्रांस ह्यूमंस भी कहते हैं। मिडिल हिमालय रेंजेस में ये होता है। बहुत सारे टूरिस्ट और हिल स्टेशन यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि मनाली, नैनीताल, धर्मशाला, मसूरी एक्सेट्रा। आपको पता है ये सब चीजें, ये तो बहुत एक कॉमन सेंस है, मतलब एक कॉमन जनरल नॉलेज है। करेवा मैंने अभी आपको बताया। रिवराइन और लेकिस्ट्रीन सेडिमेंट ग्लेशियल सेडिमेंट जो कश्मीर वैली में पाया जाता है उसे करेवा कहते हैं। और ये करेवास जो है एक्स्ट्रा फर्टाइल सेडिमेंट्स है। इन सेडिमेंट्स में क्या उगाया जाता है? इसका सैफरन का कल्टीवेशन किया जाता है। ट्रांसह्यूमेंस, अगर जैसे कि मेंस वगैरह में आ जाता है ना कि डेफिनेशन लिखने के लिए डिफाइन द फॉलोइंग में, तो ये अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको करेवा बताया, मैं ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है? लोकल कम्युनिटीज जो है वो ट्रेवल करती हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद चेंज इन सीजन, यानी कि मौसम के बदलाव के साथ साथ जो कम्युनिटीज होती हैं, जो लोकल वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं, वो ट्रेवल करते हैं अपने एनिमल्स के साथ, विद देयर एनिमल्स इन सर्च ऑफ वाटर एंड फॉडर, पानी के लिए और घास के लिए वो ट्रेवल करते हैं। इसे ही ट्रांस ह्यूमंस कहा गया है, जो कि एक काइंड का सीजनल माइग्रेशन है, यानी कि सीजन अकॉर्डिंग टू द सीजन ये माइग्रेट करते हैं। विंटर्स में वैली में और समर्स में ग्रासलैंड्स में जो बुग्याल्स वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकंड माउंटेन रेंज जो है हमारी मिडिल हिमालयास। अब हम लास्ट माउंटेन रेंज देख रहे हैं, मेन हिमालय की जो है शिवालिक्स। देखिए ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा कुछ इसमें इतना भयंकर नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत इजी है। लास्ट है हमारी माउंटेन रेंज शिवालिक्स। मैंने आपको बताया कि शिवालिक्स जो है वो कंटिन्यूस रेंज नहीं है, बहुत ज्यादा डाइसेक्टेड रेंज है, यानी कि बहुत ज्यादा टूटी फूटी रेंज है। ग्रेट हिमालयास कंटिन्यूस रेंज है, मिडिल हिमालयास नॉट सो कंटिन्यूस, थोड़ी थोड़ा है फिर भी इसका मतलब थोड़ी लंबाई में पाए जाते हैं, पर शिवालिक जो है वो बहुत ज्यादा डाइसेक्टेड है। ठीक है, ये सदर्न मोस्ट रेंज है, यानी कि सबसे नीचे पाई जाती थी, कि सबसे ऊपर क्या डिवीजन करें? ट्रांस हिमालयास। ठीक है, फिर क्या? ग्रेटर हिमालयास, फिर क्या? मिडिल हिमालयास, फिर क्या? शिवालिक्स। तो अगर नॉर्थ से साउथ देखें तो सबसे सदर्न मोस्ट रेंज जो है मेन हिमालयास की वो है शिवालिक्स, जिसे आउटर हिमालय फिर बाह्य हिमालय भी कहा गया है। शिवालिक्स जो फॉर्म हुए हैं वो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट फॉर्मेशन से फॉर्म हुए हैं, यानी कि जो रिवर्स के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स जो अवसाद थे उनके जमने से, रिवर्स के जो लाए गए अवसादों द्वारा यहाँ पर इकट्ठा हो जाने से शिवालिक्स का फॉर्मेशन हुआ है। तभी तो मैं अभी आपको बताऊं तो एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। लैंडस्लाइड्स जो होती हैं वो ज्यादातर शिवालिक माउंटेन रेंज में होती हैं। क्यों? क्योंकि वहां की जो पहाड़ियां हैं वो चट्टानों से नहीं बनी हुई है, वो रॉक्स से नहीं बनी हुई है, वो सेडिमेंट से बनी हुई है, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, रेत और पेड़ पौधे, इनसे बनी हुई है। तो बारिश में बहुत आसानी होता है मिट्टी को झड़ने के लिए। तो शिवालिक्स रेंज में ही सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स देखी जाती हैं। ठीक है, और शिवालिक्स क्या है? ये न्यू फोल्ड माउंटेन्स है, यानी कि वेरी न्यू,
अभी अभी बने हुए नवीन वलित पर्वत हैं, ये अभी अभी बने हुए हैं, ये बहुत, इनका जो फॉर्मेशन है वो बहुत अर्ली माना जाता है। ठीक है, शिवालिक का फॉर्मेशन कैसे हुआ? जो रिवर्स द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स द्वारा हुआ। ठीक है, जो नॉर्दर्न रेंज यानी कि मेन हिमालय से आ रही है रिवर, जो ग्रेटर हिमालय मिडिल हिमालय से रिवर आ रही है, वो यहाँ पे इकट्ठा हो गई और इनके अपहीवल से इकट्ठा होते गई होती गई होती गई होती गई होती गई होती गई, तो क्या बना? शिवालिक्स बन गया। ठीक है, शिवालिक्स की हाइट बहुत कम है, 500 से 1500 मीटर है, एनसीईआरटी में 900 से 1100 मीटर दी गई है। ठीक है, इनकी विड्थ भी बहुत ज्यादा कम है, 10 से 50 किलोमीटर है। मैनी हिल्स, छोटी छोटी चोटियां यहाँ देखने के लिए मिलती हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल्स कहते हैं, उत्तराखंड में दुधवा या धांग हिल्स कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिसमी, अभोर, मिरी हिल्स, नेपाल में चुरिया घाट हिल्स। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह रीजन में मैंने अभी इनके नाम भी बता दिया आपको। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज फॉर्म होती है यहाँ पर मिडिल हिमालयाज में, और शिवालिक रेंजेस के बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? दून वैली, जिसे हम स्ट्रक्चरल वैलीज भी कहेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल वैलीज या फिर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज का फॉर्मेशन होता है मिडिल हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में, मिडिल हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में दून वैलीज, दून्स कह रहे हैं इन वैलीज को वेस्टर्न हिमालयाज में, और द्वार्स कहते हैं इन वैलीज को ईस्टर्न हिमालयाज में। जैसे कि आपने नाम सुना होगा देहरादून, मोस्ट फेमस उत्तराखंड की कैपिटल भी है। दून वैलीज जो है इनका यूज होता है राइस कल्टीवेशन के लिए, यहाँ पे राइस कल्टीवेशन अच्छा होता है। द्वार्स जो है लो लैंड रीजन्स है, यानी काफी गहराई के रीजन्स हैं जो शिवालिक्स के फुट हिल्स में है। ठीक है, जैसे कि वेस्ट बंगाल और असम में द्वार्स रीजन पाए जाते हैं, और द्वार्स का यूज होता है बेसिकली टी प्लांटेशन के लिए, यानी कि चाय की बागानों के लिए, चाय की खेती के लिए। लास्ट देखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे चाउस का कंसेप्ट। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बारिश के मौसम में टेम्पररी स्ट्रीम्स जो होती हैं वो शिवालिक से फ्लो डाउन करती हैं, यानी कि शिवालिक माउंटेन रेंजेस जो है ना, बारिश के मौसम में क्या होता है? टेम्परेट स्ट्रीम्स, बारिश के मौसम में टेम्परेट स्ट्रीम्स फ्लो डाउन करते हैं, जिन्हें पंजाब और हिमालयाज में चाउस कहा गया है लोकल लैंग्वेज में। यही चाउस शिवालिक्स को बहुत ज्यादा इरोड करते हैं और उसको डाइसेक्ट करते हैं, यानी कि शिवालिक्स के जो बहुत ज्यादा डाइसेक्शन होने का, शिवालिक्स का टूटने फूटने का जो रीजन है वो चाउस का ही इरोजन है, चाउस के द्वारा किए गए इरोजन। ये टेम्पररी स्ट्रीम्स हैं जो शिवालिक माउंटेन रेंजेस से फ्लो होती हैं, सीजनल स्ट्रीम्स भी कह सकते हैं, बरसातों के मौसम में ये स्ट्रीम्स फ्लो होती हैं। तो गाइस इस टॉपिक में हमने हिमालयाज के बारे में अच्छे से देख लिया, ट्रांस हिमालयाज, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर रेंज, मेन हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और शिवालिक्स के बारे में हमने देखा, उनके अंदर पाए जाने वाले पासेस के बारे में देखा, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, रिवर्स हैं, उनके बारे में हमने देखा, जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं उनके बारे में हमने देखा, वो कैसे बने उनके बारे में हमने देखा, रेन शेडो जोन के बारे में देखा कि अभी तक आपको पता नहीं होगा कि लद्दाख में बारिश क्यों नहीं होती, लद्दाख इतनी हाइट पर है फिर भी वहां पे बारिश क्यों नहीं होती। ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया बिकॉज मेन हिमालय से सारा का सारा साउथ वेस्ट मानसून टकरा जाता है और बारिश वहीं पे हो जाती है और पीछे बारिश के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो ट्रांस हिमालयास क्या है? वो मेन हिमालयास के रेन शेडो जोन में आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से वहां पे छायावृष्टि क्षेत्र जिसे कहते हैं, इस वजह से वहां पे बारिश नहीं होती। तो ये हिमालयास का टॉपिक है, आप अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ भी आपको नोट्स फॉर्म में भी लिखा दिया है, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना भी इंपॉर्टेंट है सब आपके सामने है। कल हम लेके आएंगे आपके लिए प्लेन्स के बारे में, धीरे धीरे हम ऐसे टॉपिक वाइज अपना कंप्लीट कर लेंगे। ज्यादा क्लासेस नहीं होंगे इंडियन ज्योग्राफी से, 10 से 15 क्लासेस में इंडियन ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको यहीं पे फुल स्टॉप करते हैं। आप पढ़िएगा समझिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, बार बार मैं नहीं बोलती। ठीक है, तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय, थैंक यू।